अमेरिका के दबाव में आकर के नरेंद्र मोदी ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, जो सबसे सस्ता तेल मिलता था, जो हमको रुपए में मिलता था। ईरान का 50-60 हजार करोड़ रुपया भारत में आज भी पड़ा हुआ है। और ईरान के खमेनी साहब, जो अब नहीं रहे, जो दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने कहा भी था कि अगर मेरा 50-60 हजार करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के काम आ रहा है तो अच्छी बात है, भारत मेरा मित्र है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ईरान जो हमको इस तरह से मदद कर रहा था और हमारा दोस्त था लगातार, उसके खिलाफ उसके दुश्मनों के साथ बैठ के दिखाई पड़ना और उनके साथ नजर आना, ये भारत की जो विदेश नीति लगातार इतने वर्षों की रही है, उसके खिलाफ गया है। ये जो पूरी मिडिल ईस्ट में इस वक्त वॉर छिड़ी हुई है, इस वॉर को लेकर बहुत अलग अलग तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप तो देते ही रहे हैं कि मैं जब चाहे खत्म कर सकता हूँ ये सब। अब हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस तनाव को लेकर भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि भारत चाहे तो तुरंत रुकवा सकता है अमेरिका और ईरान का युद्ध। आपकी प्रतिक्रिया सर? इस तरह के बयान फिनलैंड या इस तरह के लोग क्यों देते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इस तरह के एक आध बयान यूक्रेन के मामले में भी दिए या दिलवाए गए थे और जिसका कोई अर्थ नहीं निकला। खुद भारत के प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर का कोई इलाज नहीं निकाल पाए हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी नंगी परेड कराई जा रही है और उसका कोई इलाज नहीं कर पाए हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच में गोलियां चल रही हैं, संघर्ष हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर पाए हैं। ये दुनिया के किसी देश का इलाज क्या करेंगे? और फिर ये जो ईरान का युद्ध है, इसमें तो भारत को बहुत बुरी स्थिति में फंसा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इजराइल के साथ हम लोग के कोई संबंध नहीं हुआ करते थे, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाता था और इन्होंने इजराइल जाकर के एक तरफ फिलिस्तीन से भी अपना सम्मान कराया और इजराइल से भी कराया। ये अनोखे व्यक्तित्व के आदमी हैं। वरना भारत की हमेशा जो विदेश नीति रही है वो पहले तो गुटनिरपेक्षता की रही है और साथ में मानवतावादी रही है। भारत का मानना रहा है कि मानवता पर कहीं हमला नहीं होना चाहिए। मानवता पर अगर कहीं भी हत्या हो रही है, मानवता के ऊपर हमला हो रहा है, तो भारत उसके खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करता है और खुद को तटस्थ रखते हुए करता है। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी ने अपने कारण वही बताएंगे कि क्या कारण है कि वो अमेरिका की गोद में क्यों बैठ गए जाकर के और इजराइल क्यों चले गए जब एक दिन बाद हमला होने वाला था। तो नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया गया, वो खुद इस्तेमाल हो गए या वो अनजाने में चले गए, ये बात अभी आने वाले समय में स्पष्ट होगी। लेकिन एक दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर के वार्ता करते हैं, अपना सम्मान कराते हैं और एक दिन बाद ईरान पर हमला हो जाता है। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही शर्म की वजह बन चुका है, भारत की कूटनीति के लिए बहुत बुरी वजह बन चुका है ये। और परिणाम आप देख रहे हैं कि ईरान जो हमारा दोस्त था, जिससे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि चाबहार पोर्ट पर हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, हम उसके पार्टनर थे, हम उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए बहुत सारा और उसमें हम काम कर रहे थे, क्योंकि सिल्क रोड जो चाइना और अब पाकिस्तान मिलकर के जो रोड बना रहे हैं उसके मुकाबले में हमको भी चाहिए था, पहुंच चाहिए थी अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक। तो ईरान ने हमारी मदद किया और चाबहार पोर्ट के द्वारा हम पाकिस्तान पर कंट्रोल भी कर सकते थे। वो उस तरह की स्ट्रेटेजिक जगह पर है और चाबहार पोर्ट के बाद में चाबहार की एक लेन बनने वाली थी और सड़क बनने वाली थी, जिसके द्वारा हमारा हित साधन होता और ईरान और हम मिलकर के वो काम कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर के नरेंद्र मोदी ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, जो सबसे सस्ता तेल मिलता था, जो हमको रुपए में मिलता था। ईरान का 50-60 हजार करोड़ रुपया भारत में आज भी पड़ा हुआ है और ईरान के खमेनी साहब, जो अब नहीं रहे, जो दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने कहा भी था कि अगर मेरा 50-60 हजार करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के काम आ रहा है तो अच्छी बात है, भारत मेरा मित्र है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ईरान जो हमको इस तरह से मदद कर रहा था और हमारा दोस्त था लगातार, उसके खिलाफ उसके दुश्मनों के साथ बैठ के दिखाई पड़ना और उनके साथ नजर आना, ये भारत की जो विदेश नीति लगातार इतने वर्षों की रही है उसके खिलाफ गया है। दूसरा, खमेनी साहब की हत्या हो गई। किसी राष्ट्राध्यक्ष की या किसी के राष्ट्र की प्रमुख की हत्या हो जाना अपने आप में बहुत शर्मनाक है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले जाना उनकी पत्नी समेत शर्मनाक है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया तो सारे देश को, सारी दुनिया को देनी चाहिए थी। उन पर केस किया जा रहा है। खमेनी साहब की हत्या के बाद में 6 दिन तक भारत बिल्कुल मौन रहा, उनकी हत्या पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया। भारत की जनता शोक व्यक्त करती रही, लेकिन भारत की सरकार ने शोक व्यक्त नहीं किया। 6 दिन बाद विदेश सचिव को भेज दिया गया ईरान के एम्बेसी में जाकर के शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए। नरेंद्र मोदी फिर भी कुछ नहीं बोले। अब जो हालत हो गई है, ईरान ने हम
का उसका जो इलाका है उस पर कब्जा कर लिया और जहां से सारे तेल और गैस आती है। और हालत यह है कि उसके द्वारा गैस और तेल ना आने के कारण आज भारत त्राहि त्राहि कर रहा है। भारत की जनता सिलेंडर लेकर के लंबी मीलों मीलों लंबी लाइन लेके खड़ी हुई है। सारी जनता परेशान है। ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ लाइन लगवाने के लिए आई है। पहले नोटों के लिए लाइन लगाई थी, अब सिलेंडर के लिए लाइन लगवा के खड़ी हुई है। और उसके बावजूद जो भारत में उनके प्रतिनिधि है खमनेई साहब के, जो अब नहीं रहे, उनके जो धर्मगुरु हैं, उनके प्रतिनिधि जो है एक दूसरे राजदूत के रूप में काम करते हैं, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा चूंकि भारत की जनता ने हमारा साथ दिया है इसलिए भारत को हम परेशानी नहीं डालना चाहते। इसलिए मैंने अपने देश की सरकार से कहा है कि वो भारत के लोगों के गैस और पेट्रोल की किल्लत न होने पाए, और इसलिए हमने उनके कुछ जहाज छोड़े हैं और मैं वहां पर बात कर रहा हूं कि भारत की जनता को दिक्कत न होने पाए। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इस पूरे मामले में सरकार का, मोदी का, विदेश मंत्री का किसी का कोई लेना देना नहीं है, कूटनीति और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ जनता से संबंध है। चूंकि भारत की जनता ने सिंपैथी दिखाई है ईरान के साथ, इसलिए मैंने ईरान से अपील की है कि भारत की जनता को तकलीफ ना होने दे। इसीलिए अभी फिलहाल 2 जहाज जो टैंकर्स पेट्रोल और गैस के जो छोड़े गए हैं उसके आधार पर छोड़े गए। तो ये जो गोदी मीडिया और पूरा भाजपाई का तंत्र और आरएसएस का भोंपू जो अपना गाना गा रहे थे कि इनकी कूटनीति सफल हो गई है और 2 जहाज निकालने में सफल हो गए हैं, उसकी हवा निकाल दिया उनके धर्मगुरु के जो यहाँ प्रतिनिधि है भारत में, उन्होंने कहा कि हम तो भारत की जनता के साथ है, तो कोई जनता हमारे साथ है। तो इस पूरे मामले में भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और भारत की जो क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी पूरी दुनिया की निगाह में, और भारत किसी का नहीं होता और सबका था, ये जो एक सवाल था, और भारत मानवता के साथ खड़ा रहता था, वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई। वैसे भी सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हो गए। तो विदेश नीति तो अपने आप दिखाई पड़ रही कि ये महामानव जो तमाम दुनिया के देशों में घूमते फिरे हैं उसका क्या परिणाम रहा है, इसका तो खैर इतिहास अभी इसका आकलन करेगा, तय करेगा, और कभी न कभी नरेंद्र मोदी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो वक्त जवाब देगा कि इन्होंने हजारों या अरबों रुपये खर्च करके जो विदेश यात्राएं की है उसका भारत को क्या मिला, और आखिर ये विदेश नीति क्यों ध्वस्त की। अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में विनीता नेपाल में जो नया प्रधानमंत्री बना बालन शाह, उसने अभी एक दावा किया है कि नेपाल से लगा हुआ बिहार का जो तराई का हिस्सा है वो सारा नेपाल का है। तो क्या अब ये स्थिति हो जाएगी कि नेपाल, म्यांमार, भूटान, इस तरह के देश भारत को आंखें दिखाएंगे और भारत की जमीन पर दावा करेंगे, जिनको भारत पालता पोसता रहा है, जो भारत के लिए छोटे भाई की तरह रहे, जिनकी नीतियां भारत बनाता रहा है, जिनकी सुरक्षा की गारंटी भारत देता रहा, जिनके विकास की गारंटी भारत देता रहा है। आखिर भारत देश से ऐसी क्या दुश्मनी है कि आरएसएस और तथाकथित भाजपा, उनका जो राजनीतिक चेहरा है, इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था के साथ विदेश नीति को इतना बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है कि आज हम कहीं नहीं खड़े। हमारे कोई पड़ोसी हमारे साथ नहीं है, और दुनिया के वो देश जो पूरी ताकत से हमारे साथ रहा करते थे वो हमारे साथ नहीं। अभी आपने देखा कि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था और रुपए में दे रहा था। रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया, परिणाम ये हुआ कि अब जाकर के अमेरिका जब इजाजत दी कि आप 1 महीने तेल ले लीजिए, तो रूस ने कहा कि अब जो मार्केट रेट है मैं उस पर तेल दूंगा, अब सस्ता तेल नहीं मिलेगा। तो ये सब आखिर इतने बुरे हालात, आखिर ये सब देश के खिलाफ ये जो काम हो रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग देशभक्त नहीं है बल्कि देशद्रोही हैं। और बार बार ये कहता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति के कारण या किसी एक दल के कारण, एक संस्था के कारण अगर पूरे देश का नुकसान हो रहा है और वो अगर देशभक्त है तो उसको सरकार छोड़ देनी चाहिए, उसको सरकार से किनारा ले लेना चाहिए ताकि देश बचा रहे। जी विनीता। जी सर, यहाँ पर क्योंकि तस्वीर जो सामने निकल के आ रही है पूरी, उसमें ईरान, जैसा आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने उनके जो जहाज भारत ने पकड़े, उसके टैंकर्स वो वापस लेना चाहता है और उसके बदले में वो ये एक्सेस दे रहा है। एक अलग तरह की इमेज बनी हुई है यहाँ पर कि कैसे ईरान इस वक्त फिर भी डिप्लोमेसी में आगे चल रहा है अमेरिका, इजराइल और भारत से। तो ये इसमें भारत की छवि को कितना नुकसान या फायदा है इसमें सर? अभी क्योंकि एक तरफ कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो इस चीज को सोशल मीडिया पर ये पब्लिश कर रहे हैं कि देखिए भारत की कितनी बड़ी जीत है कि झंडे लगे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए हैं इन शिप्स पर, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करके आ गए हैं। तो ये भारत की जीत है, इसको कैसे देखें? ये जीत है क्या? विनीता, मैंने अभी बता दिया कि खुद ईरान के जो प्रतिनिधि हैं भारत में, ईरान के धर्मगुरु के प्रतिनिधि, दरअसल ईरान के 2 राजदूत होते हैं। एक उनका प्रशासनिक राजदूत होता है, विदेश सेवा वाला होता है, और एक उनके धर्मगुरु जो सर्वोच्च होते हैं उनके देश में, उनका सबसे बड़ा कद होता है देश में,
उनके एक प्रतिनिधि होते हैं, वो राजदूत होते हैं। भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने जो बात कही है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तमाम जगहों पर प्रसारित हो चुकी है और इनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए इनके कुछ कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। बाकी ईरान इस वक्त बहुत आगे निकल गया है। भारत क्यों डरा रहता है, इसके बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए। ईरान जैसा देश अमेरिका से लगातार टक्कर ले रहा है। 79 से अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने को इतना मजबूत बना लिया, इतना एडवांस बना लिया है कि आज वो अमेरिका और इजराइल दोनों देशों से लगातार टक्कर दे रहा है और दोनों को कड़ी टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि दोनों पर वो भारी पड़ रहा है। अब ये दोनों ही देश किसी तरह से बच करके उससे निकलना चाहते हैं कि किसी तरह से युद्ध से बाहर निकलने का बहाना मिल जाए। ट्रंप लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं तमाम देशों से कि आइए हमारी मदद करिए, और वो जो ये नहर है जिसमें होर्मुज नहर जो है या समुद्र का जो इलाका है उसको खाली कराने के नाम पर वो देशों से मदद मांग रहे हैं। और परिणाम ये हो रहा है कि तमाम दुनिया के देश जितने भी नाम लीजिए आप, सारे देश किनारा करते जा रहे हैं और सारे देश कह रहे हैं कि इस तरह के युद्ध में हम पड़ने को तैयार नहीं है, ये युद्ध थोपा गया है, ये गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और हम इसमें पड़ने को तैयार नहीं है। और कोई भी देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। अब उसके बाद ट्रंप जी लगातार लोगों को धमकियां दे रहे हैं बौखलाहट में, लेकिन दिख रहा है कि मार खा गए हैं बुरी तरह से। और इस पूरे मामले में ईरान भारी पड़ता दिख रहा है, ईरान जीतता दिखाई पड़ रहा है और कहीं न कहीं जैसे और बहुत कई जगह देशों से अमेरिका को मुंह छुपा के वापस लौटना पड़ा है, हो सकता है कि ईरान से भी मुंह छुपा करके कोई बहाना बना करके वापस लौटना पड़े। जहां तक इजराइल की बात है वो तो तबाह होता जा रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि किस तरह ईरान उस पर अपने एक से एक नए हथियारों से हमला कर रहा है जिसके बारे में पहले पता नहीं था, और उसकी बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह होती चली जा रही है। पिछले कई दिन से इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो गायब है, वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जब इसमें बहुत आरोप लगे तब उसका एक वीडियो जारी किया गया, लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ या पब्लिक में कहीं बातचीत करता हुआ या दिलासा देता हुआ वो दिखलाई नहीं पड़ रहा। तो ईरान तो जीत गया, इसमें एक बड़ा सवाल उठ गया है कि ईरान जैसा देश, अमेरिका जिससे 79 से जिस पे पाबंदी लगा के बैठा हुआ था, जिस अमेरिका से डर करके हम अभी भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं, आखिर उससे ईरान अगर टक्कर ले सकता है, उससे नहीं डर करके वो मुकाबला कर सकता है, उसको बैक फुट पर ला सकता है। 140 करोड़ का देश भारत, जिसकी इतनी बड़ी सेना, आणविक शक्ति, सब कुछ कांग्रेस की सरकारें छोड़ के गई हैं, वो देश इतना कमजोर क्यों साबित हो रहा है? क्या ये देश की कोई कमजोरी है या सिर्फ प्रधानमंत्री और आरएसएस की कोई कमजोरी है? आखिर ये कमजोरी क्यों दिखलाई पड़ रही है? देश को इतना कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? ये बड़े सवाल है और इन सवालों का जवाब वक्त पर देना पड़ेगा। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।